नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। यूपी में इन दिनों भारी बारिश पर ब्रेक लग गई है, जबकि एक बार फिर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रदेश में आने वाले 48 घंटे भारी बारिश पड़ने वाली है। यहाँ कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग का कहना है कि 11 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 सितंबर को पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है और इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें लखनऊ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और उसके आसपास के जिले हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ललितपुर में हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून द्रोणी उत्तर की ओर खिसक गई है, जिससे यूपी के तराई इलाके में अच्छी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दाब क्षेत्र मध्य भारत से गुजर करके दक्षिणी राजस्थान पर सक्रिय है। आज नेपाल सीमा से लगे जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से एक तरफ तो नदियों में उफान है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को तराई से लेकर के मैदानी इलाकों में तमाम आपदा और परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ से लेकर के सड़क तक जलमग्न सड़कें इस वक्त दरिया से बनी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर विशेषकर बात किया जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वांचल से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले प्रभावित रहेंगे भारी बारिश की वजह से। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इस बीच पूर्वांचल में बारिश से त्राहिमाम किसानों को यहाँ पर तमाम परेशानी हो रही है और लोग इस वक्त चिंतित है। खास करके किसानों के लिए ये बेहद चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए सावन जो है बीत चुका है और पूरी तरह से अब अगर इस समय बेमौसम बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत मुश्किल भरा समय होगा और लोगों के जनजीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इस बीच देखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जैसे कि नेपाल से सटे जो क्षेत्र हैं गोरखपुर, महाराजगंज और बहराइच, श्रावस्ती, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, ये आसपास के जिले हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। आज भारी बारिश से मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है और ऐसे में लोगों को यहाँ पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रभावित होंगी, लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, बल्कि जलभराव की स्थिति भी लोगों को परेशान कर सकती है। क्योंकि अभी भी बारिश का ये मौसम, आप सोचिए क्लाइमेटिक जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, वो इस वक्त लोगों पर, लोगों के तमाम रोजमर्रा के दैनिक कार्यों पर ये बरसात असर डाल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेमौसम बरसात ने लोगों को जहाँ पर इस वक्त तमाम मुश्किलों को झेलने के लिए मजबूर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जलभराव और तमाम समस्याएं, लोग परेशान हैं। और चलिए हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर हर जिले से आपको बताएंगे क्या स्थिति है इस वक्त, और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले गाजियाबाद चल लेते हैं। हमारे सहयोगी संतोष चौहान जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। क्या स्थिति है संतोष इस वक्त? गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के पास पड़ता है, क्या मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है? जी मौसम विभाग ने यहाँ पे 16 तारीख को बरसात बताई है हम्म। और उसके बाद 22 में बताई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, पहले से भी पूर्व में भी 15 जो है सितंबर तक यहाँ पे मानसून की दस्तक रहती है हाँ। और 15 के बाद ही यहाँ से मानसून जो है विदाई लेता है। तो कई बार जो है पिछले वर्षों में भी 15 सितंबर तक हल्की फुल्की बरसात होती रही है। तो अगर ऐसी बात की जाए कि जो मानसून की, तो मानसून अभी 15 तारीख तक तो यहाँ पे हमेशा पूर्व के अनुमान में भी जैसा रहा है तो अभी यहाँ पे रहेगा। और साथ ही जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने 16 सितंबर को भी बताया कि एनसीआर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या
छुटपुट बरसात हो सकती है, और ऐसे ही 22 तारीख को बताया है। तो अभी बिल्कुल जाने की कगार पे है मानसून, परंतु जाते जाते भी जो है अपना रंग बिखेर सकता है, ऐसा जो है अनुमान है अभी मौसम विभाग का। क्योंकि पिछले 4 दिन से अगर बात की जाए तो जो है गर्मी बहुत तेज नहीं है दिन में। दिन में तो पड़ जाती है, परंतु अभी सुबह के समय धूप निकली हुई है, फिर भी जो है हवा चल रही है तो वो ठंडी है। लगातार पिछले एक सप्ताह, जो पिछला सप्ताह है, पूरे सप्ताह बरसात हुई थी, तो अभी उसका असर जो है अभी कहीं ना कहीं सड़कों पे जो गंदा पानी है, जल जमाव है, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए मौसम की, तो मौसम अभी अभी तक तो ठीक है, क्योंकि आज चौथा दिन है जबकि बरसात नहीं न होने की। और लगातार जो है मौसम बादल छाते हैं, उमस होती है, और दिन में मौसम बाद में बादल ऐसा लगता है कि अभी बरसात होने वाली है, परंतु अभी पिछले 4 दिन से यहाँ पे बरसात हुई नहीं है। तो गाजियाबाद में उमस फिर दोबारा से चालू हो गई है। तो अगर उमस चालू होगी तो फिर वो दोबारा गर्मी, और लोगों को परेशान होगी, गर्मी गर्मी से लोग परेशान होंगे, और बीमारी भी जो है बढ़ेगी, क्योंकि उमस जो भरी जो गर्मी है वो बीमारी हमेशा साथ लाती है। तो अभी बात की जाए, परंतु जो पहाड़ों पे जो बरसात हुई थी उससे अभी जो है गाजियाबाद बार बार यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है, उससे भी एक नई परेशानी है गाजियाबाद के जो यमुना क्षेत्र में, दूब क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए लगातार बनी हुई है। गाजियाबाद का यूपी सीडा द्वारा बसाया हुआ टोनका सिटी औद्योगिक क्षेत्र है, आवासीय भी है। टोनका औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, 3,000 प्लस वहाँ पे बड़ी इकाइयां लगी हुई हैं, बिल्कुल यमुना के सटे हुए लगी हुई हैं। एकदम यमुना का जो पुस्ता है, एक तरफ यमुना है, दूसरी तरफ जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। तो जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो उनकी धड़कनें भी काफी तेज बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिछले बार 2023 में ये बांध टूट चुका था एक बार, और काफी तबाही मचाई थी। लाखों परिवार जो है पानी भर गए थे कॉलोनियों में, गाँव में, खेतों में। तो कैद हो गए थे अपने घरों में, और उसके बाद फैक्ट्रियों में भी काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसे में अभी जब जल स्तर बढ़ता है तो उन फैक्ट्री मालिकों की भी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और पिछले 1 महीने से जो दूब क्षेत्र में घर बना के रह रहे थे उनको तो पुश्ते ऊपर पुश्ते पे शरण लेनी पड़ी, तंबू बना लगाकर रहना पड़ रहा है, और खेतों में काफी जो फसल थी वो नुकसान हो चुकी थी। तो ऐसे में अभी मौसम की जो मार है उससे अभी कहा जाए कि डर बरकरार बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अगर 16 सितंबर को मौसम विभाग ने बताया है, और 22 सितंबर को, तो अगर तेज हो गई बरसात तो अभी भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, और जो जल जमाव है उससे जो है निकासी, जल गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोग यहाँ पे जीवन में 17 से 18 घंटे रोड पे रहते हैं। 24 में से 17 से 18 घंटे लोग रोड पे रहते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए, जब जल जमाव हो जाता है तो लोग जो है यातायात बाधित रहता है, लोग अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते हैं, लोगों के कामकाज पे असर पड़ता है। और सड़कें उस जो पहले बरसात हो चुकी है उसी के कारण अभी भी टूटी पड़ी हैं, और गहरे गहरे गड्ढे हैं सड़कों में, और उनमें अभी भी जो है 4 दिन पहले जो बरसात हुई थी उनका भी पानी अभी तक देखा जा रहा है। जो बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों के किनारे, जो सड़क टूटी हुई है, उनमें अभी भी पानी भरा हुआ है। ये स्थिति अभी यहाँ पे गाजियाबाद में बनी हुई है। जी ठीक है। सहयोगी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या स्थिति है अभी पीलीभीत में, क्या मौसम का हाल, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पीलीभीत में कई दिनों से इसमें धूप निकल रही है, और जो यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति थी, क्योंकि यहाँ नदियां काफी हैं, तो जल भराव की स्थिति से तो अब राहत है पीलीभीत को। लेकिन जो कुछ किसानों को जो खलिहान टाइप के खेत थे, उन किसानों को थोड़ा नुकसान हुआ है धान की फसल में। और यहाँ पर जो अगर बात करें मौसम, अगर बारिश होती है तो जो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है तो उससे तो कोई नुकसान नहीं होता है। सदैव जब पहाड़ों से बारिश हुआ जो पानी छोड़ा जाता है उससे पीलीभीत में सदैव नुकसान होता है, और जल भराव हो जाता है, यहाँ पर फसलें खराब होती हैं, आम जनमानस को सदैव नुकसान होता है। तो वही है, अगर बारिश लास्ट टाइम है, अब बारिश होती है तो अगर ज्यादा बारिश होती है, पहाड़ों से पानी छोड़ा जाता है तो पीलीभीत को नुकसान होगा। जी बिल्कुल, पीलीभीत को नुकसान होगा। और इस वक्त स्थिति ये है कि बारिश की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से बारिश जाए, क्योंकि बहुत आफत झेलनी पड़ी है, और इस सीजन में तो बारिश ने बहुत कहर बरपाया, नदियाँ उफान पर है। ऐसे में लोग इस वक्त लगातार गुहार कर रहे हैं ईश्वर से ही कि जल्द से जल्द ये बारिश का सीजन जाए। लेकिन बेमौसम ये बरसात, अब देखिए बारिश खत्म हो जाना चाहिए पहले ही, लेकिन श्रावण मास के बाद ही भी ये झमाझम बारिश लोगों को आफत का सबब बन रही है। शिवमोहन हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, क्या स्थिति है अभी प्रतापगढ़ में, मौसम का अपडेट दीजिए जरा। देखिए, प्रतापगढ़ में अभी 3-4 दिन से उमस भरी गर्मी है, और
परेशान करती है लोगों को। थोड़ा बहुत बारिश होती है लेकिन उसके बाद उमस बढ़ती है, और अभी भी बादल छाए हुए हैं, उमस है, गर्मी है, अभी भी इससे निजात नहीं मिली है। हालांकि अब टेम्परेचर जो दिन और रात के हैं दोनों, अब काफी अंतर होता है। रात का टेम्परेचर बिल्कुल अलग हो जाता है और दिन के टेम्परेचर से काफी कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो धान की फसलें हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अगर अब धान की फसलों को जैसे 10 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे धान की फसलों को काफी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जो छुटपुट बारिश हुई वो उससे भी थोड़ा राहत मिली। धान की फसलें किसान खुश हुए, निश्चित रूप से उसमें फायदा होगा। लेकिन अगर अब बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होगी सिंचाई के साधन, क्योंकि प्रतापगढ़ में कोई ऐसा सिंचाई का उद्यम नहीं है कि जिससे ट्यूबवेल से लोग सींचते हैं। अपनी खेती किसानी ट्यूबवेल पर आधारित है। नहरें भी कम आती हैं यहाँ। नहरों में भी अभी देखिए बारिश का टाइम है लेकिन नहरें अभी भी सूखी हुई हैं। जहां हम खड़े होते हैं वहां भी चिलबिला रजबहा है, वहां भी नहर सूखी हुई है। इस तरह से नहरों में भी पानी न आना चिंता का विषय होता है। और अभी जो बारिश पहले होती थी, आज के 2 साल 3 साल पहले, जब सड़क के किनारे गड्ढे जो खड्डे हैं वो सब भर जाते थे, प्रतापगढ़ में ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी नहीं हुआ कि प्रतापगढ़ में पूरी तरह से कहीं इस तरह से जल प्लावन की स्थिति दिखी हो। वो अलग बात है कि नगर पालिका और टाउन एरिया में जब बारिश होता है तो उनकी पोल जरूर खोल देता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि यहाँ बाढ़ है या ऐसा कोई हुआ हो, या बारिश सर्वाधिक हुई हो, या बारिश औसत से अधिक हो जिससे किसानों को भी राहत मिले। जी बिल्कुल। धान की फसल के लिए तो एक राहत है, और क्योंकि बारिश का पानी एक आशीर्वाद स्वरूप है धान की खेती के लिए, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमेठी से। क्या स्थिति है अमेठी में, संजय? अब देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ की स्थिति है उसी तरीके से मिलती जुलती स्थिति अमेठी जनपद की भी है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से लगातार बारिश हुई थी उसके बाद फिर मौसम बदला, और लगातार जो उमस है, गर्मी है, वो इस समय जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है। हालांकि यूं कहा जाए कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है तो फिर उमस चालू होती है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 48 घंटे में जो पूर्वी इलाके हैं, चाहे वो गोरखपुर की बात करें या फिर उधर से बस्ती की बात करें, उधर के इलाकों के लिए अलर्ट है, लेकिन अमेठी जनपद के लिए अभी कोई अलर्ट नहीं है। 14 तारीख के आसपास की बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी 2-3 दिन तक अभी इसी तरीके से उमस और गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करेगी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो बीते दिनों बारिश हुई थी उससे किसानों को राहत मिली थी। अमेठी जनपद थोड़ा ऊपरी हिस्सा है जिसके चलते बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि आसपास किसी बड़ी नदी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में पानी की बहुत जरूरत होती है किसानों को। किसानों के जो धान की फसल है उसके लिए आवश्यकता पानी की होती है, और इस समय जब अगर बारिश नहीं होगी तो तमाम तरीके की जो फसलें हैं उन पर जरूर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब भी किसानों को अपनी धान की फसल के लिए पानी की विशेष आवश्यकता है। हालांकि मौसम विभाग का साफ अलर्ट है कि अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। धूप छांव का खेल जो है वो चलता रहेगा, उमस चलती रहेगी, और जब उमस बढ़ती है तो तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलती है। और ऐसी ही परेशानियां जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है कि जितने भी अस्पताल हैं वो जो वायरल फीवर है, डेंगू, मलेरिया या खांसी, सर्दी, जुकाम, इससे पूरी तरीके से भरे पड़े हुए हैं। पीएससी से लेकर पीएससी तक यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से जो मौसम ने करवट लिया है, मौसम का जो उतार चढ़ाव है उसके चलते तमाम तरीके की वायरल फीवर जो है वो पूरी तरीके से अपना पांव पसार चुके हैं। यदि जिला अस्पताल की बात करें जहां पर प्रतिदिन अगर सामान्य तरीके से 1000 या 1500 की ओपीडी होती थी, वही अब 2000-2500 के आसपास की प्रतिदिन की ओपीडी चल रही है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मौसम के करवट लेने के बाद। हालांकि अभी भी राहत की कोई उम्मीद जनपद अमेठी में देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि 14 तारीख के आसपास का मौसम जो है वो करवट लेगा, उसके बाद कुछ बारिशों का दौर जनपद अमेठी में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संजय, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। संतोष के पास रुक करेंगे। संतोष, देखिए संजय ने जो कहा कि देखिए संक्रमण बीमारियों का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में जो डेंगू, मलेरिया, जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, जो बरसात के मौसम में संक्रमित बीमारियां हैं वो जो फैलती हैं, उसके मरीजों की तादाद लगातार अचानक से बढ़ गई है। मौसम विभाग के तरफ से भी ये कहा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, क्योंकि स्थिति अभी वैसे ही है, और खास करके जहां जलभराव की स्थिति है वहां पर ये बीमारियां और उत्पन्न हो जाती हैं।
ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए इन बीमारियों से वहां पर उपाय किया जा रहा है? अभी क्या अस्पतालों की स्थिति है, जरा इसकी भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। अस्पतालों में गाजियाबाद की अगर बात की जाएगी तो गाजियाबाद पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। जनसंख्या बहुत अधिक है और जितनी अभी जो चिकित्सा सुविधा है जो होनी चाहिए वो उस जनसंख्या की अपेक्षा अभी कम है। तो ऐसे में पहले ही जो जिला अस्पताल है, एमएमजी है, उसमें लंबी लंबी लाइनें बिना मौसमी बीमारी के ही वहां पे पहले ही लंबी लाइनें देखी जाती हैं। और ऐसे में जब लोग ये वाली बीमारियां जो मौसमी बीमारियां शुरू होती हैं तो इनको लेके भी और ज्यादा जो है जनसंख्या बढ़ जाती है। तो वहां पे घंटों लोग लाइन में लगे रहते हैं। प्रशासन जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार सिर्फ दावे तो करता है कि मलेरिया या डेंगू या इसके लिए ये उपाय कीजिए, ये ऐसा छिड़काव किया जाएगा। परंतु जो अभी तक सिर्फ कागजों में ही देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि धरातल पे अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा गया है कि मच्छरों के लिए पहले फॉगिंग की जाती थी तो मच्छर ना रहे वरना पनपे, इसलिए फॉगिंग होती थी। तो अभी तक नगर पालिका और नगर निगम के और द्वारा ऐसी जो है ना स्थिति तो है फॉगिंग की संतोष, गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बरसात के वक्त भी पौष इलाकों को छोड़ दीजिए, पौष इलाकों की स्थिति तो भयावह थी ही, लेकिन जो कॉलोनियां इस वक्त मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हैं संतोष, जैसे कि खोड़ा कॉलोनी और तमाम जो कॉलोनी है जहां पर पीने का पानी नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, वहां पर मच्छर कितने उत्पन्न हो रहे हैं और तमाम ऐसी बीमारियां वहां पर उत्पन्न हो रही हैं। वहां के लोग कैसे जी रहे हैं? प्रशासन के दावे और वादे फेल होते हुए विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर जाते तक नहीं है, स्थिति ऐसी है। जी अभी मुख्यमंत्री जब पिछली बार आए थे तो गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए ये जो खोड़ा की जो आपने बात की है कि खोड़ा और लोनी नगर पालिका को मिला के इसको जो है नगर निगम में ऐड किया जाएगा और इसको ग्रेटर गाजियाबाद का नाम देके गए थे कि इसको ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित भी करके गए थे कि जब मंच से उन्होंने कहा था कि इसको जो है जल्द ही, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, लोनी में भी जो है बड़ी बड़ी कॉलोनी, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है तो बड़ी का ऐसे ही थोड़ा नोएडा से सटा हुआ है तो वहाँ भी बहुत अधिक जनसंख्या वाली वो कॉलोनी है। तो ऐसे में 10-12 लाख अगर की बात की जनसंख्या। जाए, जी बिल्कुल, एक अलग से विधानसभा या नगर पालिका बन सकती है खोड़ा, ऐसी स्थिति में जो है खोड़ा की जनसंख्या है। और वहां पे ये तो सिर्फ आपने बताया, वहां अघोषित भी जनसंख्या इतनी है जो कि प्रतिदिन किसी को पता नहीं लगता है कि कितने लोग वहां पे पर डे बढ़ जाते हैं आके, क्योंकि वो बिल्कुल नोएडा औद्योगिक क्षेत्र के साथ सटा हुआ वो है। तो ऐसे में जो प्रशासन है, जब लखनऊ से आदेश आता है तब उसकी जो है इतनी अवहेलना करता है। स्वयं मुख्यमंत्री गाजियाबाद में आके बोल के गए हैं कि इसे ग्रेटर गाजियाबाद में जो है तब्दील किया जाएगा और इसके मुझे जो है पूरा प्रारूप बना के भेजिए और क्या क्या इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। परंतु जनप्रतिनिधि तो जैसे ही मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो जनप्रतिनिधि उसका बार बार प्रचार करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बोला है तो ऐसा होगा। और वहां लखनऊ बैठ के वहां से जब मुख्यमंत्री से भेंट करने जाते हैं तो जो भेंट होती है उसका सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उस पर भी जो है डाउनलोड अपलोड होता है और ये जनप्रतिनिधि भी अपलोड कर देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से भेंट करके आया हूं, मैंने ऐसा बोला है, अब की बार ऐसा होगा, मैंने ये मांग की है, मैंने ऐसा मांग की है। परंतु मुख्यमंत्री लगातार प्रयास रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 24 में से कम 20 घंटे तो सोचते ही हैं पूरे प्रदेश की जनता के बारे में। तो लगातार जो है उनका कार्य भी दिखता है। जब वो आते हैं तो उस समय बहुत सारी चीजें ठीक कर ली जाती हैं। जब उनका जिस दिन दौरा होता है उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि वो चाहे 24 घंटे के लिए ही सही की गई हो, लेकिन उस समय सारे विभाग अलर्ट पे रहते हैं। सारे विभागों को ऐसा लगता है कि किसी पे गाज ना गिर जाए, कहीं पे अगर किसी के कहीं कुछ कमी देखी गई तो गाज गिर जाएगी। इसको लेके कहीं ना कहीं सारे विभाग अलर्ट पे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी ये रातों रात नया शहर बना दिया गया हो, ऐसी स्थिति जो है पैदा कर दी जाती है जब उनका दौरा रहता है। लेकिन उनके जाने के बाद जो स्थिति है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, दिल्ली से सटा हुआ है, लोग दिल्ली की अपेक्षा जो है तुलना करते हैं कि दिल्ली में ये सुविधा है, दिल्ली में ऐसी सुविधा है, और वही अगर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद जब इधर गाजियाबाद घुस जाते हैं तो उनको लगता है कि ये यूपी है, ऐसा जो है आवाज होने लगता है। तो अभी बहुत सारी जो बरसात में तो बहुत भयावह स्थिति थी। और संतोष, स्थिति वहां पर यह है, जैसा कि आपने जिक्र किया, लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिस कॉलोनी का आपने जिक्र किया, लोनी और खोड़ा कॉलोनी में लोग अभी तरस रहे हैं, वहां पर पीने का पानी नहीं है। कई बार आंदोलन खड़ा होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा लगता है कि ना वहां पर जाते हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त जाते हैं। लोगों की समस्याएं जस की तस पर पड़ी रहती हैं, लोग मूलभूत सुविधा
बदलाव के लिए तरस रहे हैं संतोष। संजय पास कर लेते अधिकतर हैं प्रदेश के जो अधिकारी हैं जी। अधिकतर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो केवल गाजियाबाद और नोएडा ही पोस्टिंग कराने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ। इसका आप कारण जान रहे हैं कि क्या कारण है कि केवल यहाँ पे विकास के लिए धन बहुत आता है सरकार से, परंतु उस धन को जो है कहीं ना कहीं बंदर बाट में लग जाता है और अभी तक विकास नहीं हो पाया। सरकार दोबारा भी बन चुकी है और लगातार उम्मीद पिछली बार भी वादे किए गए थे, वो वादे भी अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में जो है सरकार की छवि खराब जो है इन कॉलोनियां जर्जर हैं, यहाँ पर रहने की स्थिति, महिलाओं के लिए सुरक्षित ये कॉलोनियां नहीं है, खोड़ा लोनी कॉलोनी और तमाम क्षेत्र जो है यहाँ पर जो बसे हुए हैं, अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिनसे लोग गुजर रहे हैं। संतोष, इस वक्त धरातल पर स्थिति इतनी भयावह है। आपने जो पानी का जिक्र किया है, सबसे बड़ी समस्या होती है जो गंदा पानी पीने से, इससे बीमारियां भी बहुत ज्यादा पनपती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो दिन में लोग बिना पिए रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आरओ का पानी जो है वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि अवैध रूप से आरओ इतने जो है आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं और आरओ प्लांट में भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वो जो है पानी को केवल जो है जो क्लोरोन की गोलियां होती थी उनको मिला के जो है कहीं ना कहीं आगे सप्लाई किया जा रहा है। ये समझ से परे है कि एक उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बनने की राह में है, गाजियाबाद में ये ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर आज भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है इतना समय बीत जाने के बाद। और ऐसी नहीं है कि यहां पर लोगों की संख्याएं कम, जनसंख्या कम है, करीब 10 से 12 लाख लोग इस कॉलोनियों में, इन कॉलोनियों में वास करते हैं। इतनी स्थिति भयावह है कि इसके आड़ में कई अवैध गतिविधियां चल रही हैं। आबादी रहती है लोनी में, अकेले लोनी में अगर बात की जाए तो लोनी की आबादी भी 15-16 लाख है। बिल्कुल, ये स्थिति लोनी की बनी हुई है, बहुत भयावह स्थिति है। इस पर प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। संजय के पास चल लेते हैं। संजय हमारे साथ अमेठी से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जरा अस्पतालों की स्थिति बताइए, वहां पर कॉलोनियों की क्या स्थिति है ये भी बताइए जरा। जलभराव की स्थिति अभी भी आने वाले संभावित बारिश में बन सकती है क्या? देखिए, लगातार जिस तरीके से पीछे बारिश हुई थी उसके बाद तमाम जो शहरी इलाके की कॉलोनियां थी उसमें जो जल जमाव है वो देखने को मिला, चाहे वो अमेठी तहसील की बात करें या मुख्यालय गौरीगंज की बात करें। हर जगह पर जो जल जमाव है वो उसी समय हुआ था। आज तक वो पानी अभी शहर के बाहर नहीं निकल पाया। लगातार ये चुनौती है, साल दर साल अगर देखा जाए तो इसी तरीके की तमाम जो सरकारी कॉलोनियां हैं उनमें पानी भरता है। जो शहरी इलाके के रहने वाले लोग हैं उनकी कॉलोनियों में पानी भर जाता है। स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है कि एसडीएम और सीओ को अपना आवास खाली करना पड़ता है। ये स्थिति अमेठी तहसील की है। आज भी वहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। हर साल नाले का निर्माण किया जाता है, नालियां बनाई जाती है, लेकिन इतना बजट आने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शहर का पानी शहर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। आज भी ये स्थिति है। अगर बारिश और भी होती है, अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि 14 तारीख के बाद बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो स्थिति और भयावह होगी। क्योंकि लगातार जब जल जमाव रहता है, लगातार जब पानी भरा रहता है तो तमाम तरीके की बीमारियां होती है, लोग परेशान होते हैं, आने जाने की समस्या होती है, दवा पानी जो मूलभूत सुविधाएं है उसकी समस्या होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसी समस्याएं होती है। तो ये यूं कहा जाए कि हर साल इसी तरीके की तैयारियां होती हैं, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात प्रशासन के दावे और वादों की पोल खुल जाती है। ये स्थिति है। हम तो रियलिटी दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो दिखाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस बात को पहुंचाएंगे, लेकिन प्रशासनिक वादे और दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। क्योंकि गाजियाबाद जैसे शहर और अमेठी जैसे शहर में अगर ये स्थिति है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों से जवाबदेही लेनी होगी। चलिए, फिलहाल के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्थिति इस वक्त भयावह है, जरूरत है प्रशासन के उचित रवैये की, ताकि जनता को समस्याओं से न जूझना पड़े।